कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और क्रूर दुनिया से, लगभग 1001 साल पहले की उस जमीन से, जहां ताकत और राजगद्दी के लिए लोग अपनों का खून भी बहा देते थे। एक बड़ा युद्ध जीतकर राजा ऑरवेंडल अपने भाई फियोनियर के साथ अपने महल लौटता है। घर आते ही वो अपनी पत्नी रानी गुदरुन और बेटे एमलेथ से मिलता है। वह अपने बेटे को एक खास हार देता है, जो उसने एक दुश्मन राजकुमार को मारकर हासिल किया था, एक निशानी की अब एमलेथ भी एक दिन योद्धा बनेगा। दूसरी तरफ फियोनीर भी अपने बेटे थिरोड से मिलता है। सबके साथ कुछ पल बिताने के बाद राजा अपनी पत्नी के साथ अकेले होता है और अपने घाव दिखाकर बताता है कि वह मरना नहीं चाहता जब तक वो युद्ध के मैदान में तलवार लेकर ना गिरे। लेकिन अब समय आ गया है कि उसका बेटा एमलेथ तैयार हो एक असली मर्द बनने के लिए। उसी रात राजा एमलेथ को एक पवित्र गुफा में लेकर जाता है, जहां एक खास रस्म होती है। वहां एक रहस्यमयी पुजारी हीमर उनकी आत्मा को जागृत करता है। रस्म के दौरान दोनों जानवरों की तरह चिल्लाते हैं, जमीन पर रेंगते हैं और अपने अंदर छुपे भेड़िए को जगाते हैं। यहाँ एमलेथ को सिखाया जाता है कि उसका खून शाही है और अगर कभी उसके पिता की हत्या हो जाए तो उसे बदला लेना होगा, अपनी मां को बचाना होगा और अपने साम्राज्य को दोबारा पाना होगा। फिर हीमर उसे एक अजीब सा पेय पीने को देता है, जिससे एमलेथ को रहस्यमयी दृश्य दिखने लगते हैं, अपने पूर्वज, खून, लड़ाइयां, सब कुछ। लेकिन जैसे ही रस्म खत्म होती है और वो बाहर निकलते हैं, अचानक नकाब पहने सैनिकों का हमला हो जाता है। एमलेट डर के मारे छुप जाता है और सामने देखता है कि उसके पिता को तीरों से छलनी किया जा रहा है। जब हमले के सरदार ने अपना चेहरा दिखाया तो एमलेथ की सांसें थम जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा फियोनीर था, जिसने अपने ही भाई को मारकर राजगद्दी हड़प ली। इसके बाद फियोनीर अपने लोगों को एमलेथ को मारने भेजता है, लेकिन बच्चा जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाता है। एक सैनिक विनर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एमलेथ चालाकी से उसकी नाक काटकर भाग निकलता है। जब वो गांव वापस पहुंचता है तो देखता है कि फियोनियर के आदमी अब राजा ऑरवेंडल के वफादारों को बेरहमी से एक एक कर मार रहे हैं। दूसरी तरफ फियोनीर अब सिर्फ भाई की हत्या करके ही नहीं रुका, उसने रानी गुदरुन को भी जबरन अपने कब्जे में ले लिया। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि एक छोटा बच्चा उसकी आंखों के सामने से जिंदा भाग गया है, इसलिए उसने सबको झूठ बोल दिया कि एमलेथ मर चुका है। उधर एमलेथ की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। पिता की मौत, मां का अपहरण और सब कुछ खोने के बाद उसका दिल भी टूट चुका था। लेकिन वो रोने बैठा नहीं। उसने अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कह दिया और खुद से एक मजबूत वादा किया कि वो एक दिन वापस लौटेगा, अपने पिता की मौत का बदला लेगा और अपनी मां को उस हैवान के चंगुल से आजाद कराएगा। फिर वह समुद्र किनारे से एक छोटी नाव लेकर वहां से निकल गया, बहुत दूर, अपनी किस्मत की तलाश में। कई साल बाद हम एमलेथ को एक नई जगह पर देखते हैं। अब वो एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक खूंखार वाइकिंग बन चुका है। वह लैंड ऑफ रस में एक लुटेरी जनजाति के साथ रहता है, जो गांवों पर हमला करके लोगों को गुलाम बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। एमलेथ अब तलवार चलाने में माहिर, खामोश लेकिन खतरनाक योद्धा बन चुका है। एक दिन जब वह एक हमले के बाद गदाकरी नाम के गांव में घूम रहा था, तो वह एक रहस्यमयी मंदिर में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात सेरेस नाम की एक रहस्यमयी औरत से हुई, जो भविष्य देख सकती थी। सेरेस ने उसे उसकी पुरानी कसम याद दिलाई, अपने पिता की मौत का बदला और अपनी मां को बचाने का वादा। उसने कहा, तेरा समय आ चुका है, लेकिन तुझे फियोनीर के गांव वापस जाना होगा। यही नहीं, सेरेस ने बताया कि एक रहस्यमयी तलवार उसका इंतजार कर रही है, जो सिर्फ चांद की रोशनी में खुलेगी और उसी से एमलेथ अपना बदला पूरा करेगा। जाते जाते सेरेस ने एक आखिरी बात कही, मैं तेरी मदद इसलिए कर रही हूं क्योंकि तेरे खून में मेडन किंग का अंश है और ये राज तुझे आगे चलकर खुद समझ आएगा। अगली सुबह जैसे ही एमलेथ ने फियोनियर का नाम सुना, उसका खून खौलने लगता है। पता चला कि जिन गुलामों को गदाकरी गांव से पकड़ा गया था, उन्हें आइसलैंड में एक आदमी के पास भेजा जा रहा है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फियोनियर था जिसने एमलेथ के पिता की बेरहमी से हत्या की थी। इतना सुनते ही एमलेथ की आंखों में बदले की चिंगारी फिर से जल उठती है। वो छानबीन करता है और जानता है कि फियोनियर ने राजा बनते ही अपने ही भाई का कत्ल किया था, लेकिन कुछ ही समय में नॉर्वे के असली राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। हार का सामना करने के बाद फियोनियर सब कुछ खोकर भाग गया
और अब वो आइसलैंड में एक साधारण जमींदार की तरह रह रहा है। उसी वक्त एमलेथ की नजर एक काले रेवन पर पड़ती है, वही पक्षी जो उसके पिता का प्रतीक माना जाता था। उसे महसूस होता है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का संकेत है। उसी पल वो खुद को पहचान से मिटा देता है, अपने लंबे बाल काटता है, एक गुलाम का भेष बनाता है और अपने सीने पर गुलामी का निशान बनाकर उसी जहाज में चढ़ जाता है जो फियोनियर के फार्म की ओर जा रहा होता है। इस सफर में उसकी मुलाकात होती है ओल्गा से, एक रहस्यमयी औरत जो खुद को जादूगरनी बताती है। ओल्गा को पता चल जाता है कि एमलेथ कोई मामूली गुलाम नहीं, बल्कि अंदर से एक खतरनाक वाइकिंग है। लेकिन फिर भी वो एमलेथ की सच्चाई को सबके सामने लाने के बजाय उसका साथ देती है। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। रास्ते में उनका जहाज एक जोरदार तूफान में फंस जाता है, लेकिन किस्मत अब बदल चुकी थी। किसी तरह वो आइसलैंड पहुंच ही जाते हैं। वहां पहले से ही फियोनियर का आदमी फिनर उनका इंतजार कर रहा होता है और सबको पकड़कर फियोनियर के फार्म पर ले जाया जाता है। अब फियोनियर, जो कभी खुद राजा था, अब बस खेतों का मालिक है और अपने दोनों बेटों थॉर और गुनर के साथ एक सादा जीवन जी रहा है। जब वो गुलामों को देखता है तो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब कमजोर हैं और किसी काम के नहीं। लेकिन एमलेथ अब अपने लक्ष्य के बेहद करीब था। वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए पास खड़े एक आदमी को जोर से पीटना शुरू कर दिया, ताकि सबको लगे कि वो कमजोर नहीं है। फियोनियर उसका ये रूप देखकर उसे बाकी मजबूत लोगों के साथ खेतों में काम करने के लिए चुन लेता है, और साथ ही कुछ लड़कियों को भी, जिनमें ओल्गा भी शामिल होती है। लेकिन फियोनियर की निगाहें बार बार ओल्गा पर टिकती हैं। रात होते ही एमलेथ एक चाकू चुराने की कोशिश करता है, ताकि वक्त आने पर वो अपना बदला ले सके। तभी उसकी नजर खेतों में घूमती एक लोमड़ी पर पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेरेस ने भविष्यवाणी की थी। एमलेथ समझ गया कि वो सही रास्ते पर है और अब उसका बदला जल्द ही पूरा होगा। अगले दिन एमलेथ अब बाकी गुलामों की तरह काम करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दुश्मन के घर में घुसकर सच का पता लगाना। और मौका मिलते ही वो फियोनियर के घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां एक ऐसा राज खुलता है जिसे जानकर उसका दिल दहल उठता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां गुदरन अब भी जिंदा है। लेकिन इतना ही नहीं, उसने फियोनियर से शादी कर ली है और उसके दूसरे बेटे गनर को जन्म दिया है। यानी वो महिला जिसे एमलेथ बचाना चाहता था, अब उसी इंसान की पत्नी है जिसने उसके पिता को मारा था। उसी रात एक रहस्यमयी लोमड़ी एमलेथ को एक छुपी हुई गुफा की ओर ले जाती है। वहां उसका सामना होता है एक अजीब तांत्रिक से, जो उसे एक कटा हुआ सिर दिखाता है। ये सिर किसी और का नहीं, बल्कि हीमर का होता है, वही आदमी जिसने बचपन में एमलेथ की वाइकिंग पूजा करवाई थी। तांत्रिक बताता है कि उसने हीमर की आत्मा को जिंदा रखा है और अब वह एमलेथ को एक ऐसा हथियार दिलाने में मदद करेगा जो उसके बदले की आग को पूरा कर सकता है। वो हथियार है ड्रैगर, एक प्राचीन तलवार जिसे सिर्फ रात में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह तलवार एक मरे हुए योद्धा माउंट ड्वेलर के पास है और उसे पाने के लिए एमलेथ को चांद की रोशनी पर भरोसा करना होगा। एमलेथ एक खुफिया कब्र में पहुंचता है, जहां ड्वेलर का डरावना शरीर तलवार को अपने हाथों में पकड़े बैठा होता है। जैसे ही एमलेथ तलवार लेने की कोशिश करता है, ड्वेलर जिंदा हो उठता है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एमलेथ को हीमर की बात याद आती है, चांद की रोशनी पर भरोसा करो, और ठीक वैसा ही करता है। वो ड्वेलर को चांद की रोशनी में खींच लाता है और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है, ड्वेलर शांत हो जाता है और एमलेथ को एक आखिरी मौका देता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला पल आता है। एमलेथ को समझ आता है कि ये सब जो वो देख रहा था, वो सिर्फ उसके दिमाग की एक परीक्षा थी। असली तलवार तो अभी उसके हाथ में है और ये हथियार सिर्फ उसी का है। तलवार लेकर जब वो फार्म पर वापस लौटता है, तो फियोनियर का एक खतरनाक कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन एमलेथ भी अब कोई आम गुलाम नहीं रहा। वो कुत्ते पर दहाड़ता है और उसका जोश देखकर कुत्ता भी पीछे हट जाता है। फियोनियर इस हलचल को देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। अब एमलेथ के पास है वो हथियार जो उसकी किस्मत को बदलने वाला है। अब वक्त था बदले के पहले वार का, लेकिन एक रुकावट फिर सामने खड़ी हो गई। फियोनियर उस रात ओल्गा के कमरे में जाता है, लेकिन ओल्गा चालाकी से उसे बहाना बता देती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। फियोनियर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और बाहर खड़ा एमलेथ सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। उसे एहसास होता है अब हमला करने का सबसे सही मौका है। लेकिन तभी सूरज की किरणें
आसमान में फैलने लगती हैं। और क्योंकि उसकी जादुई तलवार सिर्फ रात में काम करती है, वह बिना हमला किए वहां से हट जाता है और तलवार को छिपा देता है। अगली सुबह एमलेथ ओल्गा को अपनी तलवार के रहस्य के बारे में बताता है और अपनी असली पहचान भी उजागर करता है। ओल्गा बिना किसी डर के उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी फियोनियर की कैद से आजाद होना चाहती है। लेकिन एमलेथ का बदला सिर्फ फियोनियर से नहीं है, वो अपनी मां गुदरन को भी बचाना चाहता है, जिसे वो अब तक एक बेबस गुलाम समझता है। इसके बाद फियोनियर अपने बच्चों और कुछ गुलामों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है, जहां एक खतरनाक और जानलेवा खेल होने वाला होता है। इस खेल में दो टीमें बनती हैं और नियम साफ हैं, या तो जीतो या मरो। खेल शुरू होते ही मैदान जंग के मैदान में बदल जाता है। एक एक कर खिलाड़ी गिरते हैं और अंत में सिर्फ दो लोग बचते हैं, एमलेथ और एक दानव जैसे ताकतवर खिलाड़ी। लेकिन तभी फियोनियर का बेटा गनर, जो गुस्से में होता है, अचानक बॉल उठाकर भागने लगता है। उस भारी भरकम खिलाड़ी को यह बात पसंद नहीं आती और वह गनर पर हमला कर देता है। तभी नायक की तरह एमलेथ बीच में आता है और गनर की जान बचाते हुए उस दरिंदे को खत्म कर देता है। इस बहादुरी के बाद फियोनियर के खास आदमी थोरी जश्न के दौरान एमलेथ को बधाई देता है और बताता है कि अब वो बाकी गुलामों से ऊपर है। उसे कम काम मिलेगा, दूसरों को आदेश देने का हक मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अब वह एक महिला भी चुन सकता है। और जब यह विकल्प ओल्गा के नाम पर आता है, तो एमलेथ बिना वक्त गंवाए उसे चुन लेता है। वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। वहां वे एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं और अपने बदले की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाते हैं। ओल्गा अपनी जादुई ताकत से धरती माँ से मदद मांगती है और उन्हें कुछ खास मशरूम मिलते हैं, जो आगे चलकर एमलेथ के मिशन में बेहद काम आने वाले हैं। अगली सुबह एमलेथ ने वैसे ही काम किया जैसे बाकी गुलाम करते थे, लेकिन रात में उसने गनर के दो आदमी मार डाले और उनके शव चौराहे पर लटका दिए। ये देखकर गनर बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि यह हमला क्रिश्चियन लोगों ने किया है। फियोनेर ने अपने पंडित को बुलाकर इस हमले की जांच कराई। पंडित ने कहा कि यह हमला आसान नहीं था और जो भी इसे कर रहा है वह बदले का प्यासा है। उसने परिवार को बचाने के लिए एक लड़की की बलि देने का फैसला किया। जब पंडित बलि की तैयारी कर रहा था, तब एमलेथ ने जानवरों की आवाजें निकालकर शोर मचा दिया। फियोनेर का कुत्ता एमलेथ पर झपटा, लेकिन फियोनेर को उसे मारना पड़ा। जब लोग आवाज सुनकर बाहर आए, तो एमलेथ ने मौका पाकर मंदिर में घुसकर उस लड़की को बचा लिया और पंडित को मारकर मंदिर में लटका दिया। अगले दिन एमलेथ ने रसोई में जाकर सूप में खास मशरूम मिला दिए। उस दिन से फार्म के सभी गुलामों को सुरक्षा का काम दिया गया। लेकिन उन मशरूम की वजह से सबको अजीब सी हलचल और भ्रम होने लगा, जिससे वे एक दूसरे से लड़ने लगे। इसी बीच एमलेथ ओल्गा की मदद से मेन घर में गया, जहां उसकी मां गुदरन से मुलाकात हुई। गुदरन खुश तो हुई कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन उसने एक बड़ा राज बताया। असल में गुदरन को उसके पिता ने गुलाम की तरह खरीदा था। वह कभी उससे प्यार नहीं करती थी। उसने फियोनेर से कहकर अपने पति का कत्ल करवाया था, ताकि वह उस आदमी के साथ रह सके जिसे वह सच में प्यार करती थी। उस दिन वह चिल्लाने की जगह हंस रही थी। एमलेथ ने सोचा कि शायद उसे भी गुदरन को मारना चाहिए, लेकिन गुदरन ने कहा कि वह जानती है कि एमलेथ उसे कितना प्यार करता है। अगर एमलेथ फियोनेर और थोरियर को हरा देगा, तो वह उसे अपना राजा मान लेगी और दोनों साथ मिलकर राज कर सकते हैं। फिर गुदरन ने एमलेथ को चूम लिया, जो अजीब था क्योंकि वह उसकी मां थी। लेकिन एमलेथ उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। उसने तुरंत थोरियर को मार दिया, जो उसके बिस्तर पर था। इसके बाद एमलेथ ने ओल्गा को पूरी सच्चाई बताई। अब गुदरन को भी पता चल गया था कि उसकी असलियत क्या है, इसलिए वह अब गुलाम बनकर फार्म पर नहीं रह सकती और कहीं छुपने चली गई। अगली सुबह फियोनियर ने अपने बेटे की लाश देखी और वह बहुत गुस्से में था। तभी गुदरन ने उसे एमलेथ की असलियत बताई। ये जानकर फियोनियर ने सारे गुलामों को मारना शुरू कर दिया। जब ओल्गा की बारी आई, तभी एमलेथ वहां पहुंच गया। इस बार उसने अपना राजकुमार वाला नेकलेस पहना था और अपना असली नाम भी बताया। उसने फियोनियर को अपने बेटे का दिल दिखाया, जो उसने कल रात थोरियर के शरीर से निकाला था। फियोनियर ने अपने आदमियों को एमलेथ पर हमला करने को कहा। अब एमलेथ अकेले ही सभी सैनिकों से लड़ने लगा। इसी बीच ओल्गा वहां से भाग गई। बाद में एमलेथ ने खुद को फियोनियर के सामने सरेंडर कर दिया। फियोनियर समझ रहा था कि अब लड़ाई खत्म हो गई है और उसने अपने बेटे का दिल भी पा लिया है। लेकिन एमलेथ ने बताया कि वह दिल उसके बेटे का नहीं, बल्कि उसके कुत्ते का था। फियोनियर गुस्से में आ गया और उसने एमलेथ को एक कमरे में बंद करके
मारपीट करने के आदेश दे दिए। कई घंटों की पिटाई के बाद भी एमलेथ ने दिल के बारे में कुछ नहीं बताया। फियोनीर को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था, इसलिए उसने बाद में हिसाब किताब करने का फैसला किया। जाने से पहले फियोनियर के एक सैनिक ने एमलेथ की तलवार को बेकार समझकर कमरे में फेंक दिया, क्योंकि तलवार बाहर नहीं निकल पा रही थी। जब वे लोग चले गए तो कई काले कागज वाले कौवे और एक अनजान आदमी वहां आ गए। उधर फार्म पर सभी लोग थोरीर के अंतिम संस्कार में व्यस्त थे। जब फियोनियर के लोग एमलेथ को मारने वापस आए तो एमलेथ वहां मौजूद नहीं था। एमलेथ को अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं, जैसे वह घोड़े पर बैठा है और एक वेलकरी उसे चला रही है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि असल में ओल्गा ने उसे बचाया था। एमलेथ को लगा कि ओल्गा का साथ उसके लिए बहुत खास है, इसलिए वह उसके साथ भाग गया। बहुत सफर करने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां एक नाव में बैठ गए। नाव पर एमलेथ ने ओल्गा के गले पर जख्म देखा, जो फियोनीर के खंजर का था। जब उसने जख्म को छुआ तो उसे अपने पूर्वजों के दर्शन हुए और पता चला कि ओल्गा 2 बच्चों की मां बनने वाली है, जिनमें से एक भविष्य में मेडन किंग बनेगा। यह सुनकर एमलेथ खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि फियोनीर जिंदा है तो उसके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। तब उसे तांत्रिक की बात याद आई और उसने फैसला किया कि अब वह फियोनीर को मार डालेगा। रात को एमलेथ फार्म में घुस गया और एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। जब वह मेन घर पहुंचा तो गुदरन ने उस पर हमला किया, लेकिन एमलेथ ने उसे भी मार दिया। तभी ग्नर ने पीछे से हमला किया, पर एमलेथ ने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर फियोनीर वहां आया और अपने परिवार की लाशें देखकर उसने एमलेथ को नर्क के दरवाजे यानी वोल्केना हेल्का में मिलने को कहा, जहां वे आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। एमलेथ इस पल का इंतजार कर रहा था। वह जख्मी होने के बावजूद वोल्केनो की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले उसने गांव को जलते हुए देखा, जिसे उसके साथी गुलामों ने आग लगाई थी। फिर वह फियोनीर से वोल्केनो पर भिड़ा। दोनों ने जबरदस्त लड़ाई की। एमलेथ जख्मी था, इसलिए फियोनीर उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर एमलेथ का गुस्सा उसे ताकत दे गया। उसने भी फियोनीर को मारना शुरू कर दिया और अंत में दोनों एक दूसरे को मार डाले। मरते हुए एमलेथ ने आखिरी बार देखा कि ओल्गा उसके दोनों बच्चों के साथ बैठी है, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।